हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम लोग प्रस्तावना या उद्देश्य का, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, उसकी बात करेंगे। प्रीएम्बल जो शब्द है वो प्रीएम्बुलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू गो बिफोर या इंट्रोडक्शन। जैसे हम किसी सामान को खरीदते हैं तो हम उसके साथ हमें एक मैनुअल स्क्रिप्ट दिया जाता है। उसमें बताया होता है कि इसे किस तरह से यूज करना है, इसका पर्पस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा होती है उसमें। ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान का जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है वो उसे ही हम प्रीएम्बल या प्रस्तावना कहते हैं। इसे हिंदी में ऐसे और इस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में हमारे संविधान का क्या पर्पस है, क्या इसकी फिलॉसफी है, क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस हैं, क्या इसके फिलॉसफी है, प्रिंसिपल है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी चर्चा की गई है। और हिंदी में अगर समझें तो हमारे संविधान का जो मूल आदर्श है उसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर कहीं से प्राप्त होती है तो प्रस्तावना से प्राप्त होता है। और ये जो चैप्टर है या प्रस्तावना का बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे कई एग्जाम्स में यूपीएससी से लेकर रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सारे एग्जाम्स में इस पे एक क्वेश्चन आता ही है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आने पे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान सभा में पेश किया गया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया कि हमारे जो संविधान का निर्माण होगा उसके क्या मूल आदर्श होंगे, उसमें क्या हमारे देशवासियों को अधिकार दिया जाएगा, कहाँ उन्हें सहायता की जाएगी, किस प्रकार से देश के उत्थान में उसे अमल किया जाएगा, वही उसकी ही चर्चा है इस प्रस्तावना में। तो सबसे पहले हमारे इस प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो दो देशों की चर्चा होती है, एक अमेरिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। ये जो अमेरिका है, अमेरिका से ही हमारे प्रस्तावना का विचार आया, और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। यहां से प्रस्तावना का भाषा को लिया गया। तो जब भी हमसे कभी पूछा जाए कि प्रस्तावना कहां से लिया गया तो उसका जवाब होगा अमेरिका, और प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया तो उसका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसकी जो शुरुआत है यानी कि सोर्स जो प्रीएम्बल का है वो उसमें है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही इसका सोर्स है। तीसरी बात, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इसको सोर्स कहा भी क्यों नहीं जाए, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन पीपल एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, और इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली से संविधान का निर्माण हुआ। यहाँ इस सभा में जो लोग थे उन्होंने संविधान का निर्माण किया, तो जाहिर सी बात है दिस इज ए कंसर्न अथॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। और हमारा संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया। 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्तावना को संविधान का अंगीकृत किया गया था या पारित किया गया था। तो और दूसरा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि संविधान को लागू कब किया गया, तो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। अब आगे आते हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में सबसे पहले है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी जो शुरुआत है वह है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रीएम्बल तो या कॉन्स्टिट्यूशन, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग या भारत की जनता ही भारतीय संविधान के स्रोत। आवर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूट and India to be
इंडिया किस तरह से होना चाहिए, भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस प्रस्तावना का स्वरूप, इस संविधान का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा है। तो इसमें 5 वर्ड हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन का अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक, और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व है, हम संप्रभु देश हैं, यानी कि हमारे आंतरिक और बाह्य के विषय में जो भी निर्णय लेना है उसके लिए हम स्वतंत्र हैं और सक्षम भी हैं। यही अर्थ है सोवरेन का या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। दूसरा वर्ड है समाजवादी। समाजवादी शब्द को समझने के लिए हम यूरोप की तरफ चलते हैं, जहां कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है उसे संघर्ष के द्वारा बराबर किया जा सकता है या समता में लाया जा सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसमें गांधीवादी और नेहरू की विचारधारा को सम्मिलित किया गया है और इसमें कहा गया कि समानता लाने के लिए या समता लाने के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं है, बल्कि आपसी मेल मिलाप के द्वारा ही हम समता का विकास कर सकते हैं अपने देश में। तो ये समाजवादी हमारे जो भारत में है वो भिन्न है यूरोप की विचारधारा से, और खास करके नेहरू विचारधारा को इसमें ज्यादा तवज्जो दिया गया। बाद में यही चल के मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप लिया और समाजवादी का उदय हुआ। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। हम पहले भी बता चुके हैं अपने एक वीडियो में। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि हमारे राज्य का, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। अगर धर्म होगा तो किसी व्यक्ति का होगा, न कि किसी राष्ट्र का धर्म होगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं। तीसरा है लोकतंत्रात्मक देश। हमारा देश लोकतंत्रात्मक है, यानी कि यहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। इसमें लोकतंत्रात्मक हमारे अमेरिका में कहा जाता है, जिसे कहा गया कि वी फ्रॉम फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, यानी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता का ही शासन को लोकतंत्रात्मक बोलते हैं। यानी लोकतंत्रात्मक जनता को ज्यादा सर्वोच्च मानती है। इस ऐसे देश को लोकतंत्रात्मक देश बोलते हैं। तो हमारे संविधान का जो स्वरूप होगा वो लोकतंत्रात्मक होगा। पांचवा है गणराज्य या गणतंत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। गणतंत्र से तात्पर्य है कि हमारे देश में जो सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा उसका चुनाव या उस पद पे जो भी व्यक्ति आसीन होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, बल्कि उन्हें जनता के द्वारा चुने जाएगा। और वास्तविक रूप से भी जो प्रधान होंगे हमारे देश के, वो वंशानुगत नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुना गया हुआ एक प्रतिनिधि होगा। यही है गणराज्य और गणतंत्र का अर्थ। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही है क्या। तो लोकतंत्र से जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता से जो शासन होता है उसे हम लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक शासन बोलते हैं। लेकिन गणतंत्र में वंशानुगत के उस पद को, सर्वोच्च जो पद है उसे वंशानुगत न हो, उसका अर्थ है गणतंत्र। अब आते हैं हमारे ये जो संविधान का उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में जानते हैं। हमारे संविधान के उद्देश्य हैं कई, जिसमें
न्याय की चर्चा की गई, जस्टिस की चर्चा की गई है, लिबर्टी की चर्चा की गई है, इक्वलिटी की चर्चा की गई है और फ्रेटर्निटी की चर्चा की गई है, एज वेल एज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की चर्चा है और इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन की चर्चा है। तो इसमें व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस या किस तरह के न्याय की चर्चा है? न्याय की चर्चा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर की चर्चा है। राजनीतिक न्याय की चर्चा है इसमें, यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की चर्चा है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हमारे देश में एक समानता, जो कि यहाँ समाजवादी से लिया गया है, हमारे देश के सभी लोग समान हों। समाजवादी का अर्थ यही है, समता हो सभी लोगों में, उसकी ही चर्चा की गई है। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी लोग इक्वल हों, सभी लोग अमीर और गरीब का इसमें अंतर ना हो, बल्कि सभी लोग सक्षम हो अपने आर्थिक स्तर को उठाने के लिए। राजनीतिक स्तर का अर्थ है कि सभी लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाए। नीच ऊंच हर एक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को इसमें जगह दिया जाएगा और राजनीतिक न्याय का उत्थान किया जाएगा। एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि हमारे संविधान में किस प्रकार के स्वतंत्र न्याय की बात नहीं की गई है? तो हमारे संविधान में धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष है, ये सभी धर्मों को समान संरक्षण देती है और हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि धर्म है किसी व्यक्ति का। दूसरा है स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस। ये किस चीज की? ये हमारे थॉट्स की, हमारे एक्सप्रेशंस की, हमारे बिलीफ की, हमारे फेथ की, हमारे वर्शिप की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। यानी कि ऐसी स्वतंत्रता जिसके द्वारा हम अपने आप का उत्थान करके देश के उत्थान में योगदान दें, ऐसी स्वतंत्रता की चर्चा की गई है हमारे उद्देशिका में। और यही उद्देश्य है हमारे उद्देश्य का कि स्वतंत्रता इसी तरह का दिया जाए। स्वच्छंद नहीं, ये स्वच्छंद नहीं है कि आप कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। आप अपने उत्थान से कायदे में रखकर कानून के तहत अपने उत्थान के साथ साथ देश का भी उत्थान करें। तीसरा है इक्वलिटी। इक्वलिटी किस चीज की इक्वलिटी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सभी को समान अवसर दिया जाए, सभी को समान स्टेटस दिया जाए। यह नहीं कि हमारे देश में गरीब है उसे कुछ गलत शब्द कहकर पुकारा जाए या कुछ गलत शब्द कहा जाए, ऐसा नहीं। यही है समता। दूसरा है, फिर है नेक्स्ट, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति को हमारे देश में गरिमापूर्ण जीवन जीने की अधिकार है। इनका अधिकार है कि हम अपने देश में अपनी गरिमा के साथ जिए। चौथा है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता मीन्स एंड अखंडता मीन्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अखंडता का अर्थ होता है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वो अभिन्न अंग है हमारे देश के, उसे अलग नहीं किया जा सकता इससे कभी भी नहीं। वही है अखंडता। लास्ट है बंधुता, फ्रेटर्निटी। बंधुता का अर्थ कि हमारे देश में आपसी भाईचारा का प्रभाव हो और लोग एक दूसरे के साथ किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ रह सकें। इसे ही हम बंधुता कहते हैं। दिस ऑल आर द मूल ढांचा। ये हमारा मूल ढांचा था और इसमें
जो हमारी प्रस्तावना में कहा गया है उसकी चर्चा है। चलिए अब देखते हैं एक चीज और कि हमारे संविधान को, हमारे प्रस्तावना को कुछ लोगों ने क्या कहा है। तो सबसे पहले नाम आता है एन ए हमारे प्रस्तावना को एन ए पालकीवाला ने कहा था कि यह एक परिचय पत्र है हमारे संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक परिचय पत्र है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। दूसरा नाम आता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि यह एक दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह एक दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया। कई लोगों ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा और संविधान की कुंजी भी कहा। लेकिन एक चीज और आता है कि हमारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है, जिसे संवैधानिक उपचार के नाम से भी जानते हैं। तो जब किसी वक्ता का नाम लिया जाए, यानी कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर का नाम लिया जाए और पूछा जाए कि उन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो संविधान का आत्मा होगा संवैधानिक उपचार को, जो कि हमारे अनुच्छेद 32 में जिसकी चर्चा की गई है। अब आते हैं, और ऐसे अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा हम प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका को कहते हैं। आइए इससे कुछ जुड़े हुए सवाल और हैं। इसको पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ते हैं कि वेरुवारी संघवाद 1960 में एक केस हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, जिसके कारण हम अपने प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। बाद में एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघवाद 1973 हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलते हुए यह कहा कि हम अपने प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचा को बगैर बदले हुए। तो ठीक 3 साल बाद 1973 के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया। ये 3 शब्द में 2 शब्द जो हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये हमारे स्वरूप में रखा गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और ये अखंडता जो शब्द है वो हमारे उद्देश्य में रखा गया। यही पूरा था हमारे प्रस्तावना और उद्देशिका के बारे में। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।